भैया चलिए गाइस शुरू करते हैं। जो पिछला लेक्चर था तो वो थोड़ा सा नेटवर्क के कारण या नेटवर्क की वजह से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो उसी को हम लोग जो है रीटैक कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था, थोड़ा सा उसको सही से समझ लेते हैं। और चूँकि वीडियो का क्वालिटी भी सही से नहीं आ रहा था और हमें खेद है नेटवर्क की वजह से, हम लोग कोशिश बहुत ही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नेटवर्क बहुत बढ़िया से हो जाए और हम लोग इसका इंतजाम भी कर रहे हैं लगभग, ठीक है। तो इसके लिए सेटिस्फाइड हो। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखे थे कि यूनिट 1 में हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट देख रहे थे, उसमें हम लोग चैप्टर 1 को देख रहे थे। चैप्टर 1 में जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और हम लोगों ने बस छोटा सा हल्का सा टॉपिक किए थे, वो था हमारा लाइफ स्पेन। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा झलक देखे थे रिप्रोडक्शंस के टाइप्स, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, ठीक है। तो असेक्सुअल में कुछ ही बातें किए थे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लाइफ स्पेन को सही से फिर से अगेन कर लेते हैं। कोई बच्चा लिखा या नहीं लिखा तो एक तरफ से लिखते हैं। लाइफ स्पेन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। द पीरियड, लिखिएगा मेरे साथ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ to natural death of an organism, ठीक है। इसी को हिंदी में बोर्ड वाले बच्चे लिखेंगे, किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का पीरियड लाइफ स्पेन कहलाता है। लाइफ स्पेन कहलाता है, ठीक है। इतना बात हो गया था, बहुत बढ़िया से बात हो गया था। फिर हमने कहा था कि लाइफ स्पेन जो है किसी जीव के साइज पर या आकार पर डिपेंड नहीं करता है, इट इज़ डज नॉट। तो सेकंड पॉइंट लिखेगा, लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसी को हिंदी में लिख लीजिएगा, लाइफ स्पेन किसी जीव के आकार पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ट्रू फॉल्स में एक लाइन ये भी उठा के दे सकता है। देखिए लाइफ स्पेन वो क्या बोलते हैं, सबको ही जानता है। यहाँ पे इमोर्टल और मॉर्टल की बात आते हैं, एक अमर होता है, एक होता है क्या, मर जाना। तो सभी जो जीव जो है ना, जिसमें भी जान है वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। हम सबको ही जानते हैं कि एक दिन सबको मरना है, जो भी जिसमें भी जान है उसको मरना है। लेकिन डाइवर्सिटी में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो इमोर्टल होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी आपका कह रहा है सभी इंडिविजुअल को मरना है जिसमें भी लाइफ है, ठीक है, जिसमें भी जीवन है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, एनसीईआरटी का लाइन है ये कि एक्सेप्ट में डेथ में लिखिएगा आप लोग, डेथ का हिंदी होता है मृत्यु, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन में लिखिएगा, सिर्फ एक्सेप्शन मतलब अपवाद में लिखिएगा, ठीक है। कैसे होता है वो भी हम लोग लॉजिक समझेंगे। अपवाद में होता है क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। हिंदी में लिखिएगा, एक कोशिकीय
जीभ। ठीक है, आई थिंक ये आप लोग एकदम पूरा मेरे साथ राइट नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी किए होंगे तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। ठीक है, हमको क्योंकि समझाना है सिर्फ। तो चलिए गाइस, इतना हो गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं लाइफ स्पेन की, और कुछ लाइफ स्पेन के हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया था, इतना हो गया। चलिए देखिए, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डेथ क्यों नहीं करता है? चलिए उसका जो है मैकेनिज्म देखिए। कोई मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप, एक अमीबा है। ठीक है, ये क्या है? एक अमीबा है, दैट इज अमीबा। ये क्या करेगा? ऐसे ही कुछ होते हैं अमीबा। ठीक है, ये जो है एक मान के चलिए ये मैच्योर है। अनफेवरेबल कंडीशन आया या फिर इसका कोई, या फिर डेथ का जो है टाइम आ गया, लेकिन ये डेथ ना हो करके ये क्या हो गया? ये 2 डॉटर सेल को क्या किया? राइज कर दिया, गिव राइज कर दिया, यानी कि वो जन्म दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी ये, ठीक है, यहाँ पे भी है। तो मतलब ये पेरेंट कहाँ गया? ये पेरेंटल कैरेक्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, ये पेरेंटल कैरेक्टर ख़त्म हो गया। ये जो है जैसे ही मतलब इसका डेथ होने का टाइम आया, ये जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो मतलब ये मरा ही नहीं, कहीं ना कहीं इनका कैरेक्टर जो है इनके डॉटर्स में आ गया। तो ये एसेक्सुअल का ही है टाइप से, एक बाइनरी फ्यूजन कहते हैं इसको। आगे हम लोग आराम से इसको समझेंगे। ठीक है, जो कैरेक्टर कैसे ये करता है, ट्रांसफ़र करता है, जेनेटिक्स में भी समझेंगे। इसमें इसको कोलोन भी कहा जाता है। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, लेकिन ये खुद नहीं मरा। ठीक है, अब बैक्टीरिया में भी वैसा होता है कुछ, अमीबा में तो इसका अच्छा एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब आते हैं कुछ जीवों के लाइफ स्पेन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ स्पेन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आज एनसीईआरटी आप लोग एनसीईआरटी पे फिल कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं समझाऊंगा भी। तो पेज नंबर फटाफट आ जाइए आप लोग। फिगर 1.1 यानी कि टेबल, पहले एलिफेंट का दिया हुआ है। तो एलिफेंट का आप लोग लिखिएगा 60 to 90 ईयर्स, एलिफेंट का 60 to 90 ईयर्स। रोज का लिखिएगा 5 to 7 ईयर। ठीक है, डॉग का लिखिएगा 20 to 30 ईयर, और बटरफ्लाई का तो दिया हुआ 1 to 2 वीक्स। क्रो का दीजिएगा 15 ईयर, दैट इज़ 15 साल। ठीक है, बनाना ट्री का दीजिएगा 25 ईयर, यानी कि केला वाला 25 साल। अच्छा, काव का दीजिएगा 20 to 25 ईयर, दैट इज़ 20 से 25 साल। ठीक है, पैरोट का तो 140 ईयर दिया हुआ है, और क्रोकोडाइल 60 ईयर भी दिया हुआ है। हॉर्स का 60 ईयर्स, हॉर्स का अगेन 60 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई का 1 to 2 वीक्स। राइस प्लांट का दीजिएगा 3 to 4 मंथ। टॉर्टोइज का 100 to 150, और बनियान ट्री का तो 200 दिया हुआ है। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो लिखिएगा मेरे साथ। जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिएगा इसको। लिखिएगा एक तरफ से एलिफेंट, एलिफेंट है, रोज है, ठीक है, डॉग, उसके बाद जो है बनाना ट्री, ठीक है। एलिफेंट का लिख लीजिएगा 60 to 90 ईयर्स, ठीक है। रोज का लिख लीजिएगा 5 to 7 ईयर। अच्छा, डॉग का लिख लीजिएगा आप 20 to 30 ईयर। बनाना ट्री का आप लिख लीजिएगा 25 ईयर। उसके बाद जो है काऊ का लिख लीजिएगा, दैट इज़ गाय, ये 20 to 25 ईयर। उसके बाद जो है एक बचा हॉर्स, हॉर्स हो गया आपका जो है फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई ये हो गया। राइस प्लांट,
राइस प्लांट, उसके बाद बनियान ट्री। ठीक है, इसी तरह से हॉर्स का जो है 60 ईयर लिखिएगा। ठीक है, फ्रूट फ्लाई का जो है 1 to 2 वीक्स। ठीक है, राइस प्लांट का लिखिएगा 3 to 4 मंथ, धान जो कि हम लोग काट लेते हैं 4 महीना लगभग में। ठीक है, मंथ लिखिएगा। और बनियान ट्री का लिखिएगा कितना, 200 से 300 साल। ठीक है, इससे भी विशाल होता है, प्राचीन होता है, 1000 के करीब करीब भी हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी हम लोगों ने बात कर लिया था। अब रिप्रोडक्शंस के बारे में इसके बाद कुछ बात किए थे, पहले नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिए होंगे, मेरे ख्याल से ले लिए होंगे। चलिए, या फिर किताब है तो जल्दी जल्दी उसमें लिख दीजिए। चलिए, हो गया होगा। उसके बाद हम लोगों ने इस टॉपिक को करने के बाद थोड़ा सा रिप्रोडक्शंस का हम लोग बात किए थे कि रिप्रोडक्शंस होता क्या है, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शंस हम लोग इस तरह से डिफाइन किए थे कि यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यानी कि सिमिलर अपने ही जैसे संतानों को क्या करते हैं, वो पैदा करते हैं। ठीक है, तो अब जो है आपका एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा क्या दिया हुआ, इसको भी हम लोग कवर करते चले। तो कह रहा है पहले पेज नंबर 5 में आ जाइएगा, पैराग्राफ फर्स्ट। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जीव अपने ही जैसे संतानों को पैदा करता है। फिर नेक्स्ट लिखता है द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ये थोड़ा सा फेजेस की बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तो वो बर्थ हो रहा है। आप लोग को सीक्वेंस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, पहले बेबी होता है, हाँ जी, पहला बच्चा होता है, उसके बाद मैच्योर होता है ना, जवान होता है, उसके बाद क्या होता है, डेथ हो जाता है या फिर बूढ़ापा, ओल्ड होता है, दैट इज़ ओल्ड। उसके बाद अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, डेथ। उसके बाद वो क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो ये आप लोग जानते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और उसके बाद अल्टीमेटली डेथ हो जाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत बढ़िया से आप लोग जानते हैं। तो वही बात कर रही है कि क्या कह रहा है, पहले ग्रो करेगा, मतलब वो जो है अपने आप को इम्प्रूव करेगा, उसके बाद मैच्योर होगा, उसके बाद वो फिर से नया बेबी बनाने के लिए भी रेडी हो जाएगा जैसे जवानी में होता है। ठीक है, ऐसे बात। 10 देयर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ठीक है, यह एक साइकिल है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनेबल द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूटी के लिए ही किया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या रिप्रोडक्शन जीने के लिए या सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है? क्या यह स्टेटमेंट हमेशा सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये होमवर्क रहा, ये क्वेश्चंस, क्या रिप्रोडक्शंस जीने के लिए, किसी भी जीव का जीने के लिए हमें रिप्रोडक्शन ज़रूरी है? क्या यह कथन जो है सत्य, हमेशा सत्य है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लिख के दूंगा, आप लोग इसके लिए घबराइएगा मत। ठीक है, उसके बाद जो है देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व इट्स आवर मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ये कह रहा है कि डाइवर्सिटी में बहुत सारे जीव ये है, जैसा कि मैंने बताया था कि R.H. विट्टेकर साहब ने क्या किया था, 5 कैटेगरी में बांटा था। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को क्या क्या बांटा था, एक बार मेरे साथ दोहराइएगा। सबसे पहला होता है मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगाई, उसके बाद प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, बहुत बढ़िया से आप लोग जानते हैं। तो ये जो है बड़ा लार्ज डाइवर्सिटी है, तो इसी को जो है ये करने के लिए अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये अपनी तरीके से मल्टीप्लाई भी करते हैं। और यह कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, चलिए हैबिटेट की बात कर रहा है, क्या वो पानी में रह रहा है या टेरेस्ट्रियल में रह रहा है या लैंड में रह रहा है। अब कोई पानी में रह रहा है तो मोस्टली एक्वेटिक क्या होते हैं, एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि वो इग रिले करते हैं, मछली जैसे हो गया, मेंढक जैसे हो गया, तो वो क्या करते हैं, इग रिले करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो वो पानी में रहता है तो क्या ज़मीन की इससे ये रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकता ना, तो हैबिटेट पे डिपेंड करता है। दूसरा कह रहा है
इंटरनल फिजियोलॉजी में सुबह ही डिस्कस किया था कि इंटरनल फिजियोलॉजी मतलब अपना शरीर, ठीक है, अपना पूरा अपना शरीर, बॉडी, ठीक है। तो फिजियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है, कोई अपने अंदर बेबी को ग्रो करवाते हैं, कोई बाहर, ठीक है, एज लाइक जैसे बर्ड्स अंडे को रिले करते हैं, लेकिन ऐसे हम लोगों में क्या होता है, ह्यूमन फीमेल में वो अंदर ही करते हैं, ग्रो करवाते हैं। एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ टू it reproduce based on whether there is participation of an organism or two in process reproduction. It is of two types. बहुत ही बढ़िया, ये इसको हम लोग देख करके जो है ना 2 टाइप्स में इसको कैटेगरी कर दिया गया है रिप्रोडक्शंस को, ठीक है। और इसमें हम लोग बात कर ही लिए थे थोड़ा थोड़ा कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होते हैं, बहुत बढ़िया से आप लोग जानते हैं। तो आई थिंक उसको भी हम थोड़ा सा क्लियरली कर देते हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स रिप्रोडक्शन, 2 टाइप्स होते हैं ना, एक होता है क्या असेक्सुअल एंड एक होता है क्या सेक्सुअल। उसके बाद ये सारा किए थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इन्वॉल्व, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गैमेट फॉर्मेशन भी हो सकता है, नो फॉर्मेशन भी हो सकता है। गैमेट मे बी फॉर्म्ड, ठीक है, बट नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, ठीक है। गैमेट फॉर्म भी हो सकता है लेकिन नहीं फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। इसका बढ़िया से एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि ये एग्जांपल ही पूछते हैं नीट में खास करके, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लीजिएगा, आपका अर्थवर्म ले लीजिएगा, ठीक है, अर्थवर्म मतलब होता है केंचुआ, ठीक है। टर्की ले लीजिएगा, ठीक है, और सम लिजार्ड्स में भी ऐसा होते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था, तो इसी को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोग एक बार पढ़ के भी आराम से कीजिएगा जो करना है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इसी को करेंगे, डिटेल वाइज इसके टाइप्स को करना है, उसके बाद जो है इसको करेंगे। हाँ, ये चैप्टर पूरा एकदम छोटू सा है, इस चैप्टर को अगर समझ गए होंगे तो आराम से हम लोग तीनों चैप्टर को समझेंगे, ठीक है, समझ पाएंगे। यही मेन है इसका जड़, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और इम्प्रूव करने का हम लोग कोशिश करें कि बच्चा जो है और भी अच्छा से हम लोग को इससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है जब भी आप लोग लाइक करते हैं। हम लोग इससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू।